हाँ लिखो एनु आपने कहां तक किया था यार, यहां तक कर लिया था ना। हाँ बढ़िया। तो आपने शांत हो जाओ, शांत 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 भाई शांत। हम लोगों ने पढ़ लिया एक एरोमेटिसिटी, जिसमें एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, हमने पढ़ा है ना। तो क्रॉप क्रीप और एस्टेबिलिटी ऑर्डर और लास्ट के एक नोट, 4 लाइन हो गया, यही आपका शॉर्ट नोट्स है। अब आ जाओ, 5 पेज छोड़ दो, 5 पेज एरोमेटिक के लिए, 5 पेज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटी के 5 पेज। आ जाओ लिख, अब समझते हैं एनुलीन क्या होता है। व्हाट आर एनुलीन्स, और एनुलीन की फिर हमें एरोमेटिसिटी देखनी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसाइक्लिक, फिर उसकी एरोमेटिसिटी देखेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वासी एरोमेटिक, और आपका एरोमेटिसिटी फिनिश हो जाएगा। जल्दी बैठो। एनुलीन क्या होता है, किसी को आइडिया व्हाट इज एनुलीन? नहीं आइडिया है? एनुलीन कंपाउंड किसे बोलते हैं? देखो ध्यान से, एनुलीन आपने एनुलीन पढ़ा हुआ है, बस इसी को रिपीट कर रहे हैं हम लोग। एनुलीन एक ऐसा कंपाउंड होता है, बेटा शांत हो जाओ, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, इसको हम लोग एनुलीन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड हो उसको हम लोग एनुलीन कह देते हैं, सिंपल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हैविंग ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो अच्छा ये बताओ, क्या ये भी एनुलीन है? क्या ये भी हाइड्रोकार्बन है और ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है? तो क्या ये भी एनुलीन है? तो आप बड़े अच्छे से एनुलीन को जानते हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनुलीन। जैसे मान लीजिए आपके पास जो स्कॉट आपने पढ़ा है वो भी तो एनुलीन ही है, उसमें भी तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ही आ रहा है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आ रहा है उसको हम लोग एनुलीन कहते हैं। तो लिखो हाइड्रोकार्बन का जो एनुलीन का जो डेफिनेशन है वो है हाइड्रोकार्बन हैविंग ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन हैविंग ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इज नोन एज एनुलीन। इनको हम लोग स्पेशली एनुलीन बोलते हैं। 2019 में, सॉरी 18 में आपके पास क्वेश्चन आया था एनुलीन के ऊपर। ठीक है, 2-3 बार आया है अभी तक एनुलीन के ऊपर। एरोमेटिसिटी में जनरली स्ट्रक्चर बना के सवाल नहीं आता, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बना देगा तो आपके लिए तो क्रॉप और क्रीप लगाना बड़ा आसान हो गया। वो नाम लिखता है साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, प्रोपिलियम केटाइन, पिरिडीन, पिरिमिडीन, जितने नाम लिखे उतने ही है। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर मिला के जितने नाम है वो सारे लिख दिए। अब एनुलीन पढ़ते हैं, एनुलीन भी एक अलग नाम है उसका। तो हाइड्रोकार्बन हैविंग अल्टरनेट पाई बॉन्ड इज नोन एज एनुलीन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनुलीन एक्स। इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं एनुलीन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। कई जगह पे इस स्क्वायर ब्रैकेट एक्स को पहले भी लिखा जाता है, एक ही बात है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? तो एक्स जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नहीं है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट कर रहा है। तो क्या मैं इसको एनुलीन 4 लिख सकता हूं? इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4, एनुलीन 4। क्या यहां पे एनुलीन 6 बोल सकता हूं? इसमें एनुलीन में 6 कार्बन आ रहा है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। यहां पे एनुलीन 8 आ जा रहा है, जिसमें 8 कार्बन। एनुलीन स्क्वायर ब्रैकेट में 8 कार्बन। तो एनुलीन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जिसके पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आ रहा है उसको हम लोग एनुलीन कह देते हैं। क्या ये साइक्लिक है? क्या पूरे में रेजोनेंस है? क्या 2 पेयर है? तो क्या क्रीप बोल सकता हूं? और क्या हो जाएगा ये? एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक है तो अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी के लिए डाइमराइज करेगा। क्या ये साइक्लिक है? क्या रेजोनेंस है? क्या 3 पेयर है? तो क्या यहां पे सीआरओपी आ जाएगा? तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। अच्छा ध्यान दीजिए, तो एनोलीन जो है वो या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्यों नॉन एरोमेटिक क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अब मैं बोल ही रहा हूं ना डेफिनेशन में, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आएगा तो क्या रेजोनेंस हो गया क्या?
और रेजोनेंस हो गया तो क्या एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आएगा, नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो एनोलिन्स जो है ना, ये केवल और केवल एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक एनोलिन्स नहीं पाए जाते। साइक्लिक, साइक्लिक आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसके पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आ रहे हैं, क्योंकि अगर साइक्लिक नहीं होगा तो फिर एरोमेटिसिटी की डिस्कशन नहीं होगी। एनोलिन 8 में अभी अभी आपने देखा है, क्या ये कॉट है? और कॉट क्या आपके पास, आपके पास अभी भी बताया है कि कॉट नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो एनोलिन नॉन एरोमेटिक पाया नहीं जाता है, नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। जैसे आपके पास ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एंड ये नॉन एरोमेटिक एनोलिन मिलेगा नहीं, नॉन एरोमेटिक एनोलिन कन्वर्ट होता है, बन जाता है। जैसे ये वाला है जो कॉट है, क्या वो आपके पास नॉन एरोमेटिक हो जाएगा? टब शेप बन जाएगा, क्योंकि आपके पास प्लेन से बाहर चला जाएगा। तो नॉन एरोमेटिक एनोलिन्स कन्वर्ट होते हैं, पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, दे कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक एनोलिन। तो ये वाले में नॉन एरोमेटिक हो जाता है, और ये आपके पास टब शेप आ जाता है, और ये आपके पास नॉन प्लेनर हो जाता है। टब शेप है और आपके पास नॉन प्लेनर होता है, प्लेन से बाहर चला जाता है। अगर आप इसको इमेजिन करना चाहें तो कुछ ऐसा होता है, ये वाला जो पाइप का एंड है ना, वो बोर्ड में चिपका है, और बाकी का जो पाइप का एंड है वो इधर आ रहा होता है आपकी तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको इमेजिन करना चाहे नॉन प्लेनर कैसे है, एक तो इस प्लेन में लाई करता है, और जो पाइप नहीं देखे आपने, पानी वाला पाइप ऐसे मुड़ के जा रहा होता है, तो ये पानी वाला पाइप है, ये इधर आ रहा होता है और यहां से बाहर निकल रहा होता है पाइप, इसलिए टब शेप को नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हम बोल देते हैं। चलिए, बाकी सिस है आपको पता है। अब आते हैं एनोलिन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में आपके कवर्ड हैं। जैसे इसमें तो अब मैं बोल दूंगा सीधा, एंटी एरोमेटिक है एनोलिन 4, एनोलिन 6 एरोमेटिक है, एनोलिन 8 क्या नॉन एरोमेटिक हो गया। चलिए, इसमें बताइए, उसमें बताइए, उसमें बताइए, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? क्यों? अभी हम लोग एक नोट भी तो पढ़े हैं कि 8 मेंबर से ज्यादा अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो क्या वो नॉन एरोमेटिक में बदल जाएगा? क्या आप देखो, क्या साइक्लिक है यहां पे? क्या यहां पे पूरे साइकिल में रेजोनेंस भी है? और क्या 1 2 3 4 5 क्या आपके पास ऑड पेयर आ रहा है? तो ऑड पेयर के हिसाब से क्या एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन इसको डब्बे में रख के और काट दीजिए, इसको डब्बे में लिखिए और इसको क्रॉस कर दीजिए, एरोमेटिक ये नहीं होता है। इनमें क्या होता है, एक स्पेशल केस है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, एक स्पेशल केस है, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। क्या ऊपर वाला पाई बॉन्ड, वो आपको लग रहा है कि वो ट्रांस है? ऊपर वाला पाई बॉन्ड क्या ये ट्रांस स्ट्रक्चर फील हो रहा है, नहीं हो रहा है? ट्रांस दिखा? एक बार दोबारा दिखाता हूं मैं, देखो बोर्ड पे, ये वाले में क्या एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या ये ऑल्टरनेट है, मतलब अपोजिट साइड हो गया, तो क्या ट्रांस हो गया? सिमिलरली ये वाला भी ट्रांस है, अपोजिट साइड, ठीक है। तो ट्रांस है, तो अगर इसका कार्बन ऊपर है तो इसका हाइड्रोजन क्या नीचे की तरफ आएगा? सिमिलरली इसका कार्बन अगर नीचे की तरफ है तो इसका हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आएगा। और क्या ये हाइड्रोजन, भले ये हल्की ग्रुप है, स्मॉल साइज है, कल पढ़ाया था, भले ये स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज रिपल्सन करता है नहीं करता है? स्मॉल साइज रिपल्सन नहीं करेगा ना भाई, बल्कि ग्रुप रिपल्सन करता है या बल्कि ग्रुप करता है, ये तो रिपल्सन नहीं करेगा। बट चूंकि ये बहुत पास पास आ जाते हैं इसलिए यहां पर रिपल्सन होने लगता है, स्पेशल केस है। ये रिपल्सन नहीं करना चाहिए, बट ये बहुत पास पास आने की वजह से यहां भी रिपल्सन होने लगता है, और रिपल्सन होगा तो क्या होगा, प्लेन बदल गया। और यहां पे क्या होता है बेटा, एच एच रिपल्सन लग रहा होता है। एच एच रिपल्सन लगने की वजह से रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या ये प्लेन से बाहर चला जाएगा? एच एच रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या ये प्लेन बदल लेगा? और अगर प्लेन बदल लेगा तो क्या ये एरोमेटिक रहा, नॉन एरोमेटिक रहा? नॉन एरोमेटिक हो गया, प्लेन बदल लिया ना, नॉन एरोमेटिक हो गया। अच्छा, ये एनुलिन क्या है, एनुलिन 10 है क्या? 10 कार्बन है ना, तो एनुलिन 10 हो गया, ये एनुलिन 10 इज नॉन एरोमेटिक। स्पेशल केस है, याद रखना है। एनुलिन 4 एंटी एरोमेटिक, 6 एरोमेटिक, 8 नॉन एरोमेटिक, 10 नॉन एरोमेटिक, ठीक है। 8 और 10 नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। 8 क्यों हुआ नॉन एरोमेटिक? टब शेप बना लिया।
10 क्यों हुआ नॉन एरोमेटिक? हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन आया, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब पास में आके रिपल्सन करेगा, रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए प्लेन से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, ये वाले में बताइए, क्या ये भी एनुलिन 10 है? भाई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, तो क्या एनुलिन 10 हो रहा है? और एनुलिन 10 हो रहा है तो आपके पास देखोगे तो C है, R है, और आपके पास 5 पेयर है। मतलब कि क्या होना चाहिए था? एरोमेटिक होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या ये मिथाइल और मिथाइल आपस में रिपल्सन करेंगे? अरे हाइड्रोजन कर गया तो मिथाइल तो बहुत अच्छे से करेगा। क्या ये धक्का मुक्की हो रहा है आपस में यहां पे? और क्या रिपल्सन हो गया? और रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए क्या प्लेन चेंज कर लेगा? तो प्लेन चेंज कर लेने का नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर हो गया तो क्या नॉन एरोमेटिक हो गया? रिपल्सन। यहां पे लग रहा है बेटा मिथाइल मिथाइल रिपल्सन, और मिथाइल मिथाइल रिपल्सन है तो लिखो यहां पे टू अवॉइड रिपल्सन, रिपल्सन को कम करने के लिए, टू अवॉइड रिपल्सन इट चेंजेस प्लेन। और जैसे ही प्लेन से बाहर गया नॉन एरोमेटिक हो गया। प्लेन में रहेगा तब तक एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक की बात होगी, प्लेन से बाहर चला गया नॉन एरोमेटिक हो गया। चलो, क्या ये वाला आपके पास एनुलिन 14 दिख रहा है क्या? काउंट करो कार्बन। 12 है 14 है? 12 है ना? एनुलिन 12 है, चलिए अच्छी बात है। 4 6 8 10 और 12, एनुलिन 12 है। एनुलिन 12 है तो क्या यहां पे अब 2 के बजाय 4 हाइड्रोजन का रिपल्सन लग रहा है? तो यहां पे अब 2 के बजाय 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन लग रहा है, तो क्या फिर से रिपल्सन अवॉइड करने के लिए प्लेन बदलेगा? चेंजेस प्लेन। रिपल्सन अवॉइड करने के लिए बेटा ये अपना प्लेन बदल लेता है, और प्लेन बदल लेगा तो क्या मैं बोल दूं ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो एनुलिन स्पेशल केस है, इसको अलग से इसीलिए ट्रीट करते हैं, ठीक है? एनुलिन 4 एंटी एरोमेटिक, 6 एरोमेटिक, एनुलिन 8 नॉन एरोमेटिक, एनुलिन 10 नॉन एरोमेटिक, एनुलिन 10 ये वाला नॉन एरोमेटिक, एनुलिन 12 नॉन एरोमेटिक। अच्छा, अगर ध्यान से देखिएगा जेई मेंस का क्वेश्चन है, एनुलिन का, ये एनुलिन 10 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, यहां कर देते हैं। ये हमने बना दिया एनुलिन 10। क्या ये एनुलिन 10 है? अब मैंने क्या किया, बोर्ड ध्यान से देखना, यहां हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन नहीं लगाया मैंने, ऊपर की तरफ ऐसे बना दिया। ये ऊपर की तरफ फील कैसे आ रहा, समझ में आया? ऊपर बॉन्ड बन गया, प्लेन पहले से बदला हुआ है। अब बताओ, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्या होगा? एरोमेटिक। अब देखो ध्यान से, इस वाले में एनुलिन 10 में और इस एनुलिन 10 में बस एक छोटा सा स्लाइड डिफरेंस है। ये अगर आपको नहीं फील हो रहा है मैं आपको दोबारा बनाता हूं, देखो ध्यान से बोर्ड पे। यहां पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को मैं प्लेन से बाहर लग गया, यहां भी हाइड्रोजन था, इसको भी मैं प्लेन से बाहर लग गया और एक वहां कार्बन पे जोड़ दिया, ठीक है? अब ध्यान दो, क्या यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन लग रहा था? बट यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं ना, रिपल्सन लगा ही नहीं रहा, वो तो कार्बन ऊपर चला गया ना, प्लेन से खुद ही बाहर है वो, अब तो रिपल्सन लग ही नहीं रहा। अब रिपल्सन नहीं लग रहा तो क्या CR 5 पेयर लग रहा है यहां पे, तो क्या CROP हो गया है, और CROP हो गया तो क्या इसको एरोमेटिक बोल देंगे? यस, बहुत सही बोला आपने कि सर ये तो sp3 हो गया। भाई सिंगल बॉन्ड है, sp3 हो गया, प्लेनर नहीं है। मैंने क्या बोला, एरोमेटिसिटी रिंग में देखनी होती है, रिंग के बाहर नहीं जाना। एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, रिंग के बाहर आप क्यों देख रहे हो? रिंग के बाहर कुछ भी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? एरोमेटिसिटी में रेजोनेंस है, और रेजोनेंस केवल रिंग में होगा, रिंग तो प्लेनर है, रिंग में तो sp2 रिंग घूम रहा है, इसलिए एरोमेटिक होगा। ये हो गया आपके पास एनुलिन 10, एनुलिन 12, एनुलिन। एक और स्ट्रक्चर आता है एनुलिन 14, वो एग्जाम्पलर में है, एनुलिन 14 वो एग्जाम्पलर में है, और 2 बार या 3 बार आया है ऑलरेडी। ये सब आपके एनसीईआरटी में है, एनुलिन 10 तक, यहां तक एनसीईआरटी मिल जाएगा। ये दोनों, ये दोनों, ये तो नहीं है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर में, 14 भी एग्जाम्पलर में। करते हैं एनुलिन 14।
पीछे। एनुलिन 14, 1 2 3, क्या है ये स्ट्रक्चर? एरोमेटिक है। चलिए करिए, कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। ये जो आपके बोर्ड पे अभी बना हुआ है, क्या ये ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है? और अल्टरनेट पाई बॉन्ड कितने कार्बन यहां पे दिख रहे हैं? 14 दिख रहे हैं ना? एनुलिन 14 है क्या ये? एनुलिन 14 है। अब एनुलिन 14 में बताइए मुझे, क्या साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस है? क्या 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है? तो क्या CROP बोल सकते हैं? क्या एरोमेटिक होगा? क्या यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन नहीं होगा? नहीं होगा। रीजन दूर हो गया, रिंग बड़ा हो गया ना, और रिंग बड़ा हो गया तो कार्बन दूर चले गए, कार्बन दूर चले गए तो यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन नहीं होगा। केवल एनुलिन 10 और एनुलिन 12 यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन होता है। ठीक है, याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है। एनुलिन 10 और एनुलिन 12 हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन होता है। आपको लिखना है एनुलिन। जल्दी, हाँ पूछो पूछो, जिसको डाउट है पूछो। हाँ ये भी आगे आएगा। वो एक रिंग नहीं है ना, बहुत सारे रिंग है उसमें। एनुलिन क्या होता है? हाँ, नंबर ऑफ कार्बन, रिंग रिंग रिंग, रिंग के बाहर नहीं, जहां रेजोनेंस हो रहा है बस उस कार्बन को काउंट करना है। एक्स इज द नंबर ऑफ कार्बन जो रेजोनेंस कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास एनुलिन एक्स, है ना? एनुलिन 4, एनुलिन 6, एनुलिन 8 एंटी एरोमेटिक है, एक एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक हो गया। जल्दी, हाँ सीओटी नॉन एरोमेटिक, 8 मेंबर या उससे बड़े रिंग अगर एंटी एरोमेटिक बोल दिया जाए तो आप उसको नॉन एरोमेटिक बोल देना। 8 एरोमेटिक या उससे बड़ा रिंग अगर एंटी एरोमेटिक आ रहा है तो उसको नॉन एरोमेटिक बोलना है, क्योंकि वो प्लेन चेंज कर लेता है। सिमिलरली एनुलिन 10 और एनुलिन 12 उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन होता है, इसलिए प्लेन चेंज कर लेता है। हो गया ये वाला? जो हकल्स रूल आप पढ़ते हो, वो जो साइंटिस्ट हकल थे उन्होंने सिंगल रिंग के लिए दिया था, मतलब मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए दिया था। व्हाट इफ पॉलीसाइक्लिक रिंग आ जाए, एक में 4 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल हो, उसका एरोमेटिसिटी कैसे देखोगे? हाँ,
तो उसमें हकल्स रूल लगता तो है बट बाउंड्री पे लगता है। हकल्स रूल लगेगा बट बाउंड्री पे लगेगा। अभी पढ़ा रहे हैं, आगे वाला केस वही है। एनुलिन हो गया। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में अब पढ़ना है आपको। पॉलीसाइक्लिक हो गया, क्वासी हो गया, एंड एक आध रिएक्शन के क्वेश्चन है वो हो जाएगा। एरोमेटिसिटी फिनिश। आज हम लोग एरोमेटिसिटी ही फिनिश करेंगे। कल हम लोग काउंटिंग ऑफ आरएस एंड मीजोमेरिक। कल भी 2 क्लास है। इस क्लास में इस वीक में जीओसी काफी आगे निकल जाएगा। मीजोमेरिक मीजोमेरिक फिनिश हो जाएगा। एंड हाइपर कंजुगेशन नहीं नहीं नहीं, एक ही है उसमें। और फिर अगर हम संडे ले लेंगे तो पूरे अच्छे तरह से मीजोमेरिक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेन सब फिर संडे ले लेंगे भाई, है ना। आपको नेक्स्ट वीक, हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोमेरिक बचेगा। एक आध लेक्चर का, एक लेक्चर का इलेक्ट्रोमेरिक है, लेकिन खत्म ही नहीं होता है यार। अभी हाइपर कंजुगेशन के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट जीओसी 2। फिर उसमें स्टार्ट हो जाएगा आपको एसिडिक स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, रिएक्शन के मैकेनिज्म, बहुत सारा है यार। नो 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 नो, चैप्टर वाइज चलेगा, टेंशन मतलब। जैसे एनसीईआरटी में वैसे ही चलेगा, कोटा वाला स्ट्रक्चर नहीं चलाएंगे। वो 4 साल पहले मैं वैसे ही पढ़ाता था। कोटा में चल रहा है कोटा एक्सप्रेस। देखो 5 लेक्चर में जीओसी खत्म, सॉरी पूरा आइसोमेरिज्म खत्म। और आप बोल भी नहीं सकते कंटेंट कम है। आप मिला लेना कंटेंट सही में, बट कैसे हुआ 5 लेक्चर में? ऑनलाइन है, यस। उसमें क्या होता है, नॉन स्टॉप बोलना है एक तरफ से बस। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ाइए। इनऑर्गेनिक में स्टार्ट कर रहा हूं इसी वीक में। मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहा हूं। 6 to 7 लेक्चर्स इन यूट्यूब पे, यस यूट्यूब पे इनऑर्गेनिक। बॉन्डिंग, हाँ बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या है। हाँ हाँ भाई पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तुम पहले ये तो पढ़ो एनुलिन। तरुण सर कहाँ है? उनका एनिवर्सरी है इसलिए नहीं आए वो। हाँ उनका एनिवर्सरी है, उनका एनिवर्सरी है आज। और कल नहीं परसों, मतलब थर्सडे को उनके बेटे का बर्थडे है। तो फिर वो सब मना वना के एक साथ आएंगे। कितना अच्छा होता है यार, एनिवर्सरी भी, बर्थडे भी, फिर वाइफ का बर्थडे भी। ऐसे 4-5 दिन में मना लो सब कुछ, है ना। हाँ देखो देखो फोटो आ गया है, देखो सब सोच समझ के कैलकुलेटेड होता है एकदम, है ना। चलो भाई चलो इधर आओ, हो गया ये वाला। हाँ बोलो। हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे बेटा। अभी अभी ये भी बताएंगे कि झाड़ू कैसे लगाना है। अब ये भी बताएंगे पोछा कैसे लगाते हैं, है ना। सब बताएंगे, टेंशन मत लो तुम। टारगेट कैसे बनाए भाई साहब, बना देंगे भाई, बना देंगे। चलो एनुलिन 12 आपने बना लिया, एनुलिन 14। एक नोट बस आपको लिखना है ध्यान से, बस मुंह बंद कर लीजिए, बोर्ड पे लिखो आप नोट। एनुलिन अगर आपके सामने 8 आया, एनुलिन 8, अगर आपके सामने एनुलिन 10 आ रहा है और आपके सामने एनुलिन 12 आ रहा है, तो एनुलिन 8 भी आपका नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि टब शेप बन जाता है, बिकॉज ऑफ टब शेप।
बट एनुलिन 10 और 12 ये भी नॉन एरोमेटिक होते हैं बिकॉज ऑफ एच रिपल्सन, बिकॉज ऑफ एच रिपल्सन। खूब शानदार क्वेश्चन है असर्शन रीजन के लिए कि नॉन एरोमेटिक है बट व्हाई, व्हाट इज द रीजन। एक टब शेप बन जाता है, प्लेन चेंज हो गया, और एक एच रिपल्सन की वजह से प्लेन चेंज हो रहा है। आठ या 8 मेंबर की रिंग अगर वो एंटी एरोमेटिक हो रही है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगी प्लेन चेंज करके स्टेबिलिटी के लिए। चलो अब पढ़ते हैं। ये होने के बाद नया एक और, पहले हमने पढ़ा नॉर्मल एरोमेटिसिटी पढ़ लिया, फिर हमने एनुलिन की एरोमेटिसिटी पढ़ी। अब हम तीसरा एरोमेटिसिटी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक रिंग अब नहीं होगा। अभी तक देखो सब में एक एक रिंग थे, वन रिंग था। अब क्या रहे, मल्टीपल रिंग अगर आ जाएं तो कैसे एरोमेटिसिटी देखते हैं। पॉलीसाइक्लिक रिंग्स की हम लोग एरोमेटिसिटी देखते हैं। ध्यान दीजिए, तीसरा कैटेगरी ऑफ एरोमेटिसिटी, पॉलीसाइक्लिक रिंग्स। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाने में ना ऐसे पूरा जज्बात बदलना पड़ता है अंदर से। यहां पे पूरा लॉजिकल है और वहां लॉजिक है ही नहीं, लॉजिक बनाना पड़ता है। वही रोकना, वही कंट्रोल करना है बेटा। जब कंट्रोल कर लिया नंबर आ जाएगा। देखो मैंने बोला ना, टीचर कल ही बताया था, टीचर शौकीन आदमी होता है, उसको स्टेज पे पूरे शौक पूरे करने होते हैं कि मुझे फिजिक्स भी आती है, मैं क्यों बोल रहा हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तुम्हारे, लेकिन मैं स्टाइल तो मार ही रहा हूं, है ना। तो सारे शौक पूरे करने हैं भाई, है ना। लेकिन आपको अपने दिमाग में कंट्रोल रखना है कि नहीं, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक ही है, फिजिक्स के फिजिक्स की बात करेंगे, यहां फिजिक्स की बात के लिए वहां ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल करना है। मैं खुद ही वैसे ज्यादा बहता नहीं हूं, इसे कभी कभी बहना पड़ता है। नहीं नहीं, सब अच्छे टीचर्स हैं। सिर्फ मेरे से कोई टीचर की बात ना करें क्योंकि सब मेरे से अच्छे हैं। नेक्स्ट देखो, ये स्टेटमेंट ऐसा है ना, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, राइट। आप इसके अलावा कुछ भी बोले सब कंट्रोवर्सी हो जाता है। तो इसलिए यहां पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर है सब महान है, मेरे से तो अच्छे ही है। जीरो कंट्रोवर्सी में जिए, मजा आएगा। आइए नेक्स्ट, पॉलीसाइक्लिक रिंग्स। आइए अब देखो एरोमेटिसिटी पॉलीसाइक्लिक रिंग में कैसे देखते हैं। जो हकल्स रूल है 4n+2 पाई या 4n पाई का, जो हकल्स रूल है 4n+2 पाई या 4n पाई का, वो सिंगल रिंग के लिए दिया गया था। वो एक ही रिंग पे, मोनोसाइक्लिक रिंग पे डिफाइन होता है। व्हाट इफ पॉलीसाइक्लिक आ जाए, एक से ज्यादा साइकिल आ जाए, तो अगर एक से ज्यादा साइकिल आए तो हकल्स रूल पेरीफेरी पे लगता है, बाउंड्री पे लगता है। आप जैसे मान लो, क्या यहां पे बाउंड्री पे दिख रहा है, ये सारे बाउंड्री पे हैं, पेरीफेरी मतलब बाउंड्री पे हैं, तो यहां पे हकल्स रूल लगेगा। ये वाला देखो, ये सारे पेरीफेरी पे हैं, यहां पे हकल्स रूल लगेगा। यहां पे भी पाई बॉन्ड है, लेकिन क्या इस पे हकल्स रूल लगेगा ना, वो अंदर आ गया, बाउंड्री पे नहीं है, पेरीफेरी नहीं लगेगा। सिमिलरली यहां पे जितने भी हैं ये सब बाउंड्री पे, उस पे हकल्स रूल लगेगा, बाद बाकी को काउंट नहीं करना है हकल्स रूल में। हकल्स रूल बाउंड्री पे लगेगा, मतलब केवल बाउंड्री वाले को काउंट करना है, बीच वाले को काउंट नहीं करना है। तो इन पॉलीसाइक्लिक रिंग से पहले लिखोगे हकल्स रूल इज डिफाइंड फॉर मोनोसाइक्लिक रिंग। हकल्स रूल जो था, इट इज डिफाइंड फॉर मोनोसाइक्लिक रिंग। हकल्स रूल इज डिफाइंड फॉर मोनोसाइक्लिक रिंग्स। अच्छी बात है। इन केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक, अगर आपके पास एक से ज्यादा साइक्लिक आ गया, अगर आपके पास पॉलीसाइक्लिक आ जाए, इन केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक रिंग्स, तो पॉलीसाइक्लिक रिंग्स में हकल्स रूल, या फिर सीधा लिखो ना, इन केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक काउंट ओनली पेरीफेरी, काउंट ओनली बाउंड्री स्लैश पेरीफेरी। काउंट ओनली बाउंड्री स्लैश पेरीफेरी रिंग्स, या फिर डबल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स। बाउंड्री का पाई बॉन्ड काउंट करना है, पेरीफेरी का पाई बॉन्ड काउंट करना है, किसी और का नहीं। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, अप्लाई करके देखते हैं क्या साइक्लिक है।
क्या पूरे साइकिल में पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस नजर आ रहा है? अब बाउंड्री पे कितने पाई बॉन्ड है? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर। तो क्या यहां पे पांच पेयर आ रहा है? तो क्या क्रॉप आ जाएगा? अगर क्रॉप आ गया तो एरोमेटिक बोल सकते हैं। इस वाले में आओ, जब आप इस वाले में देखोगे तो यहां पे पाई बॉन्ड मिसिंग है, लगा लीजिएगा। यहां पे पाई बॉन्ड मिसिंग है, लगा लीजिएगा। अब ध्यान दो, क्या यहां पे साइक्लिक है? पूरे साइकिल में पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस भी है, और एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, छह पेयर, सात पेयर, क्या सेवन पेयर आ रहा है? बीच वाले को काउंट नहीं करना है। तो क्या क्रॉप आ जाएगा? और क्रॉप आने से क्या एरोमेटिक आंसर आ जाएगा? नेक्स्ट, यहां पे देखो साइक्लिक है, पूरे साइकिल में रेजोनेंस भी है। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, छह पेयर, सात पेयर। क्या यहां भी सेवन पेयर का रेजोनेंस है? और सेवन पेयर का रेजोनेंस है तो क्रॉप आ गया। क्या इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं? क्या इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं? केवल बाउंड्री वाले पाई बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, और किसी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। खत्म कहानी। बीच में एक पाई बॉन्ड हो, चार पाई बॉन्ड हो, उसको देखना ही नहीं है। ओनली काउंट द पेरीफेरी और द बाउंड्री एटम्स, दैट्स इट। ठीक है? क्या इसी का नाम नेप्थलीन होता है? नेप्थलीन। और इसी का नाम बेटा फिनेंथ्रासीन होता है। फिनेंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन। और इसी को शॉर्टकट में बेटा फिनेंथ्रीन भी बोलते हैं। फिनेंथ्रासीन या फिर फिनेंथ्रीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एक इसका भाई होता है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन मैं बना के दे रहा हूं, बताइएगा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। क्या साइक्लिक है? क्या साइक्लिक है? क्या रेजोनेंस है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और सिक्स पेयर काउंट करोगे, और सीआरईपी कर दोगे, और क्या एंटी एरोमेटिक कर दोगे, और बेटा -1 कर लेना। भाई इसका आप ये क्यों देख रहे हो? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है भाई, ये इस फॉर्म में थोड़ी होगा, ये ऐसा भी तो हो सकता है। आपको फिनेंथ्रासीन ऐसे बना के दे दिया, तो क्या ऐसा ही होगा, या रेजोनेंस करता रहेगा बीच में अपने आप? रेजोनेंस करता रहेगा। तो रेजोनेंस करता रहेगा, तो क्या आपके सामने ये नहीं बन जाएगा इसके पास? कुछ तो गड़बड़ हुआ, क्या हुआ? पेरीफेरी पे आप ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड लगे, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा, यहां पे पाई, फिर पाई, फिर पाई। अब बताओ मुझे, क्या ये स्ट्रक्चर सेम ही है? तो जो क्वेश्चन में दिया है जरूरी नहीं यही हो, आप उसको पेरीफेरी में कन्वर्ट करिए। अगर बीच में दिया है तो पेरीफेरी में कन्वर्ट करिए। अब क्या साइक्लिक आ रहा है? क्या रेजोनेंस आ रहा है? और क्या आपके पास दो दो चार और तीन सात सेवन पेयर आ रहा है? क्या आपके पास सीआर ओपी आ रहा है? और क्या एरोमेटिक हो जाएगा? तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसा दिया है, अगर पेरीफेरी में कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्ट कर लीजिए। अगर पेरीफेरी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब आपको लग रहा होगा सर ये कन्वर्ट क्यों नहीं करे आपने पेरीफेरी में? आप कन्वर्ट करके देख लो, ऐसे ही आएगा। हर स्ट्रक्चर में एक बार तो चार बॉन्ड बनेगा ना बीच वाले का, हर स्ट्रक्चर में यही आएगा। खैर आपको ऐसे याद रखना है, चाहे नेप्थलीन हो, चाहे एंथ्रासीन हो, चाहे फिनेंथ्रासीन हो, ये सारे स्ट्रक्चर्स एरोमेटिक ही होते हैं। सारे स्ट्रक्चर्स एरोमेटिक ही होते हैं। नेक्स्ट, हाँ कर लीजिए, कर लीजिए।
हो गया। नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन सारे के सारे क्या है? एरोमेटिक। रिजल्ट कब आएगा इस बार आपका? थर्सडे ही आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन लगाता है यहाँ पे? कौन? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसको? बुलाना। एक किताब पढ़ी है मेरी गाड़ी में, ले लेना। एनसीईआरटी किताब है, अच्छी किताब है। फिजिक्स और बायो है, केमिस्ट्री भी है, ले लेना। मोटी है, प्रैक्टिस कर लेना उसको। तुम भी ले लेना एक किताब। पब्लिशर्स देते रहते हैं, तो जिसको जो मिलता है वो दे देते हैं। अच्छी किताब है, एनसीईआरटी की लाइंस की किताब है, और पब्लिशर का नाम है वेदांतु। मेरे पास आया था रिव्यू करने के लिए कि कोई भी मार्केट में बुक पब्लिश होती है ना, उससे पहले बहुत सारे टीचर से रिव्यू लिया जाता है कि अच्छी किताब है या नहीं है, या कोई एरर है या कोई मिस्टेक है। तो डिफरेंट, मतलब कोई भी पब्लिकेशन आता है तो टैग कर देते हैं एक बार कि हाँ एक बार आप देख लो, और घर पे सैंपल आ जाता है। तो इसीलिए टीचर्स के घर पे लाइब्रेरी बड़ी होती है कि हमारे यहाँ तो सारे पब्लिशर्स का किताब आता है, हर महीने में 2 नई किताबें आती हैं। कि कभी दिनेश वालों ने भेज दिया, कभी एबीसी वालों ने भेज दिया, कभी प्रदीप ने भेज दिया। तो जो भी जेई नीट की किताबें आती हैं जनरली, वो सब रिव्यू होती है, अरिहंत सब रिव्यू होती है। एररलेस, ये जितनी भी किताबें सब रिव्यू, मतलब ठीक है। अब हमने रिव्यू के नाम पे क्या है, ठीक है बोल देते हैं थ्योरी कम कर दो, क्वेश्चन बढ़ा दो, यही सब करते हैं, मतलब फर्जी काम। तो पैसा रिव्यू का नहीं मिलता भाई। अरे कुछ काम तो सोशल भी होना चाहिए, हर चीज का पैसा ही थोड़ी लेते रहेंगे। सोशल काम है कि हाँ ठीक है। तो उसी की 2-3 किताबें पढ़ी है। चलो, पॉलीसाइक्लिक रिंग हो गया। अब पॉलीसाइक्लिक रिंग, यहां पे आ जाओ। इसमें बताओ मुझे कि क्या यहां भी पाई बॉन्ड डिलीट हो गया, क्या ये साइक्लिक है? पूरे साइकिल में रेजोनेंस है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। क्या 5 पेयर हो रहा है यहां पे? तो क्या सीआरओपी नजर आ रहा है? और सीआरओपी है तो क्या एरोमेटिक नजर आ रहा है? बढ़िया है। यहां पे आ जाओ, साइक्लिक है, रेजोनेंस है, और क्या यहां पे 4 पेयर नजर आ रहा है? तो क्या सीआरईपी नजर आ रहा है? और सीआरईपी में क्या आपके पास एंटी एरोमेटिक हो जाएगा? जी हाँ। 7 मेंबर और 5 मेंबर रिंग अगर आपस में मिले होते हैं, इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं एजुलीन। जैसे एनुलीन होता है, वैसे ही एजुलीन होता है, वैसे एक नाम है, वैसे याद रखना है। 7 मेंबर एंड 5 मेंबर। क्या यहां भी आपके पास साइक्लिक है, रेजोनेंस है, और 5 पेयर है? तो सीआरओपी हो जाने की वजह से क्या एरोमेटिक हो जाएगा? बिल्कुल सही, एरोमेटिक हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये है पॉलीसाइक्लिक रिंग्स के केसेस। पॉलीसाइक्लिक रिंग्स में आपके पास साइक्लिक है, रेजोनेंस है, इवन पेयर है, ऑड पेयर है, ये बस आपको देखना है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे क्वासी एरोमेटिक। जल्दी से इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप पढ़ेंगे क्वासी एरोमेटिक। लास्ट एरोमेटिसिटी का ये लास्ट है। एरोमेटिसिटी का क्वासी एरोमेटिक हो गया, और 2-3 क्वेश्चन हैं रिएक्शन बेस्ड, वो भी पढ़ेंगे। फिर एरोमेटिसिटी लास्ट हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ, एरोमेटिसिटी 2 लेक्चर में होता है, एक ही लेक्चर में हो गया, एक ही दिन में हो गया। मतलब कल इतना ही बड़ा अच्छा करेंगे तो मीजोमेरिक हो जाएगा बेस्ट तरीके से। मीजोमेरिक, काउंटिंग ऑफ आरएस एंड मीजोमेरिक, 2 टॉपिक है कल का टारगेट। और परसों का टारगेट लेते हैं मीजोमेरिक की एप्लीकेशन, एसडी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह करके। देखो, अगर
नोट्स लिखने का टाइम ना दिया जाए तब तो अक्टूबर तक सिलेबस हो जाएगा बड़ा अच्छे से, लेकिन बट वो मैं समझता हूं वन साइडेड हो जाएगा, और वन साइडेड प्यार टिकता थोड़ी है, वन साइडेड पढ़ाई भी टिकता थोड़ी है, बट वन साइडेड चीजें चलती थोड़ी है, इसलिए लिख लीजिए बेटा। हो गया, लिखते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स फटाफट। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, कभी सुना है क्वासी एरोमेटिक क्या होता है? कभी सुना है व्हाट इज क्वासी एरोमेटिक? क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और कोई क्वासी एरोमेटिक में क्या आइडिया है? व्हाट इज क्वासी एरोमेटिक? क्वासी एरोमेटिक नहीं पढ़ा है? एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है क्वासी एरोमेटिक के। क्या पढ़ते हो यार तुम लोग? एनुलिन 14, एक बच्चा आया ऑनलाइन में, कहता है सर ये वाला स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, आप आउट ऑफ एनसीईआरटी करा रहे हैं। एग्जाम्पलर खोलो गधो, सब मिलेगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, क्वासी एरोमेटिक क्या होता है? क्या हो गया सर, क्या है क्वासी एरोमेटिक? व्हाट इज क्वासी एरोमेटिक? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड अब बोर्ड पे देखेंगे आराम से, बेटा मुंह बंद। क्वासी एरोमेटिक अब बोर्ड पे देखो आराम से। अगर कंपाउंड के अंदर, अगर कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आने के बाद एरोमेटिसिटी हो, उसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। पहले से पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ना हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आने के बाद एरोमेटिक अगर बन रहा है तो दैट इज नोन एज क्वासी एरोमेटिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये मैंने बनाया एक कंपाउंड, यहां पे बना दिया डबल बॉन्ड O, और यहां पे डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। ये कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 1 बोर्ड पे। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? ऑब्वियसली साइक्लिक है। क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस है? कैसे रेजोनेंस है? पाई सिग्मा पाई इधर से है, पाई सिग्मा पाई इधर से है, पाई सिग्मा पाई इधर से है, तो पूरे साइकिल के अंदर आराम से रेजोनेंस हो जा रहा है। अच्छी बात है, तो पूरे साइकिल के अंदर रेजोनेंस है। लेकिन अब देखो, क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस चला जाएगा? अगर ये बॉन्ड टूटेगा, अगर इस बॉन्ड को तोड़ूं तो क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस दूंगा, और बॉन्ड को तोड़ने के बाद क्या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस दूंगा? अब रिंग में देखो, प्लस आने की वजह से क्या ये एरोमेटिक हो गया, सॉरी एंटी एरोमेटिक हो गया। प्लस आने की वजह से क्या ये एंटी एरोमेटिक हो गया? तो अगर चार्ज आने की वजह से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बन रहा है, उसी को बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एंटी एरोमेटिक, क्वासी नॉन एरोमेटिक। फिर से देखिए, जैसे मान लो आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, पाई यहां पाई यहां पाई और यहां पे डबल बॉन्ड O लगाया, तो अभी तो आप नहीं बता सकते, अभी तो आप नहीं बता सकते कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। देखो क्या साइक्लिक है, क्या रेजोनेंस है, और देखो क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस आएगा। बॉन्ड टूटने के बाद के चार्ज लिख रहे हैं, क्या बॉन्ड टूटने के बाद माइनस और प्लस आएगा? तो क्या देखो आपके पास साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है, और क्या ऑड पेयर भी है? क्या साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है, ऑड पेयर भी है, तो क्या ये एरोमेटिक हो गया? तो अगर बॉन्ड टूटने के बाद, चार्ज आने के बाद एरोमेटिसिटी बन रही हो, उसी को बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। अगर बॉन्ड टूटने के बाद, चार्ज आने के बाद अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वासी एंटी एरोमेटिक। अगर बॉन्ड टूटे, चार्ज आए और एंटी एरोमेटिक बन जाए या नॉन एरोमेटिक बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वासी नॉन एरोमेटिक। तो व्हाट आर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स? लिखो कि एरोमेटिसिटी इज डेवलप्ड, एरोमेटिसिटी डेवलप होता है आफ्टर इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज। एरोमेटिसिटी आएगा बट चार्ज के इन्वॉल्वमेंट से आएगा, ऐसे नहीं आएगा।
एरोमेटिसिटी इज डेवलप्ड आफ्टर इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो रिएक्शन से पहले तो अनस्टेबल थे, बट बॉन्ड टूटने की वजह से स्टेबल हो गए। नॉर्मल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। कई बार जब आपका बॉन्ड टूटता है तब होता है शादी में जरूर आना, है ना, तब आप यूपीएससी क्रैक कर जाते हो। वैसे ही यहां भी देखिए, ये पहले से स्टेबल नहीं है, ये वाला कंपाउंड पहले से स्टेबल थोड़ी है। बॉन्ड टूटेगा, चार्ज आएगा, तभी तो ये बोलेगा शादी में जरूर आना, तभी तो स्टेबल हो रहा है। वही कहानी यहां है। बॉन्ड टूटने के बाद, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज के बाद अगर एरोमेटिसिटी आ रही है, दैट इज नोन एज क्वासी एरोमेटिक। बॉन्ड टूटने, कई लोग बॉन्ड टूटने के बाद अनस्टेबल भी तो हो जाते हैं, वो ये कैटेगरी के कंपाउंड है। आप किस कैटेगरी में हैं? तेरे नाम वाले हैं, किसी में नहीं है। अगर किसी में नहीं है तो कोई बात नहीं। साइक्लिक है, रेजोनेंस है, और आपके पास इवन पेयर है। साइक्लिक है, रेजोनेंस है, इवन पेयर है, तो क्या एंटी एरोमेटिक हो जाएगा? सिंपल सी बात है। साइक्लिक है, रेजोनेंस है, इवन पेयर है, तो आपके पास आ जाएगा। अब एक एक करके मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिएगा। बेटा आंसर करिए, बातें नहीं। हो गया? हो गया? ये क्वेश्चंस करें, बोर्ड पे देखो। यहां पे क्या बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने के बाद माइनस और यहां प्लस आएगा? क्या साइक्लिक है, रेजोनेंस है, और आपके पास ऑड पेयर है, तो क्या एरोमेटिक बोल दूं? यहां पे देखो अब क्या होगा, यहां पे किधर माइनस और किधर प्लस जाएगा? देखो ध्यान से, दोनों ही sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी और ये भी, तो हम उस हिसाब से माइनस और प्लस देते हैं कि कंपाउंड स्टेबल हो। जैसे अगर मैं यहां प्लस दे दिया तो क्या ये अनस्टेबल हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां माइनस दे दूं तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा? क्या अगर माइनस दे दूं तो एरोमेटिक हो जाएगा। तो हमें बॉन्ड को उस हिसाब से तोड़ना है कि हमें स्टेबिलिटी आए। फिर से एक बार दोबारा, जैसे ये कंपाउंड है, अब दोनों ही ना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इधर भी है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इधर भी है, दोनों सेम है, किधर प्लस किधर माइनस, उस हिसाब से प्लस माइनस देना है कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़े ओवरऑल। अगर मैं यहां प्लस और यहां माइनस दिया तो देखो एंटी एरोमेटिक बन गया, अनस्टेबल। ये नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यहां माइनस और यहां प्लस करेंगे। तो क्या आपको नजर आया कि ये आपके पास एरोमेटिक है? देखो यहां पे साइक्लिक है, देखो यहां पे रेजोनेंस है, और बेटा देखो 2 2 4 और 2 6, क्या आपके पास ऑड पेयर आ रहा है? तो अगर ऑड पेयर आ रहा है तो क्या एरोमेटिक हो रहा है? साइक्लिक है, रेजोनेंस है, और आपके पास ऑड पेयर आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो उस हिसाब से तोड़ना है जिस हिसाब से आपके पास क्या है,
स्टेबिलिटी बढ़ जाए मॉलिक्यूल की। जैसे यहां देखो, यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रहा है तो माइनस, और यहां प्लस। प्लस दिखने में क्या एरोमेटिसिटी आ रही है, क्या 2 2 4 2 6 CROP आ रहा है ना, तो क्या एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन यहां देखो फिर से, क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? अगर सेम आ गया तो किधर तोड़ें, उस हिसाब से तोड़ेंगे। अगर यहां प्लस देते हैं, यहां माइनस देते हैं, तो देखो ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। लेकिन अगर हमने उल्टा कर दिया, अगर मान लो यहां पे माइनस और यहां प्लस दे दिया, तो ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आए तो हमें इस हिसाब से तोड़ना है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़े, तो हमें इस हिसाब से तोड़ना है। तो यहां पे हम प्लस देंगे, यहां पे हम माइनस देंगे, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा? दोनों रिंग अगर एरोमेटिक है तो ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक है। नेक्स्ट, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हमें क्या देना है? इस हिसाब से तोड़ना है कि जिधर से आपके पास क्या हो, स्टेबिलिटी बढ़े। लेकिन आप कैसे भी तोड़ो, एक एरोमेटिक बनेगा तो दूसरा एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। अगर एक एरोमेटिक है तो दूसरा एंटी एरोमेटिक है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे रिंग्स जहां पे एक स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है और दूसरा स्टेबिलिटी कम कर रहा है, तो वो इसी फॉर्म में रहता है, वो टूटता ही नहीं है। फिर से देखिए, टूटने के बाद एरोमेटिक बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया, मतलब एक स्टेबिलिटी बढ़ाया और दूसरा उतना ही कम कर दिया, तो ओवरऑल रिजल्ट 0 आ गया, स्टेबिलिटी बढ़ा नहीं, तो इसलिए ये टूटता ही नहीं है, इसी फॉर्म में रहता है। तो यहां पे एरोमेटिसिटी नहीं आएगी। देख लीजिए, रिंग्स वेयर, ऐसे रिंग्स जहां पे वन रिंग इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, एक रिंग आपका स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है एंड अदर रिंग क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी कम कर रहा है, और जो बाकी का रिंग है डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। वन रिंग इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, अदर रिंग डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, देन कंपाउंड डू नॉट ब्रेक। फिर कंपाउंड ब्रेक नहीं करता है, कंपाउंड ब्रेक नहीं करता है, वेरी सिंपल। हाँ, अगर बॉन्ड नहीं टूट रहा है तो अनस्टेबल है, और टूटने के बाद भी अनस्टेबल है, तो इसका मतलब नहीं टूटेगा भाई। क्या, क्यों? अच्छा, बॉन्ड टूटने के पहले रेजोनेंस तो हो रहा है ना, आराम से पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, तो स्टेबल है ना। फ्लो ज्यादा हो रहा है बॉन्ड नहीं टूटने से, और बॉन्ड टूट जाएगा तो फ्लो रुक गया। अगर ऐसे रिंग्स हो जहां पे एक रिंग स्टेबल हो रहा है, दूसरा रिंग अनस्टेबल हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर तो कंपाउंड वैसा रहेगा, कंपाउंड ब्रेक ही नहीं होता है। दिस इज क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक में बहुत ज्यादा होगा तो ये सब आएंगे, एनसीईआरटी का बैक्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। चलिए, अब आता है एरोमेटिसिटी से कुछ घुमावदार सवाल, है ना, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं, 3 क्वेश्चंस देखेंगे ओवरऑल, 3 क्वेश्चंस देखने हैं। हो गया ये वाला? 2 बजे छुट्टी हो जाती है आपकी? 1:45, कोई बात नहीं, हम लोग 2 बजे तक पढ़ लेते हैं। और क्योंकि 2:15 पे क्लास है तो 15 मिनट मेरे पास रहेगा, तो मेरे लिए 15 मिनट काफी है। मैं सोच रहा हूं मैं अपना डेली वो करूं, लाइव दिखाऊं कि मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी में, है ना। नहीं दिखाऊं, 24 घंटे यूट्यूब लाइव चलता रहे, ऐसा है ना, व्यूज आएंगे, पैसे आएंगे। आपको क्या लगता है यूट्यूब से कितने पैसे आते होंगे? बहुत ज्यादा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर है अगर, तो आपकी 3 लाख के आसपास पर मंथ आएगा। दैट इज ट्रू, हम जानते हैं, हम जानते हैं। आपका संकल्प भारत चैनल 7.5 लाख रुपए का था, 7.5 लाख सब्सक्राइबर का था, पर मंथ 1.5 लाख रुपए इनकम आती थी यूट्यूब से। और व्यूज सेकंड नंबर का नीट का चैनल है वो इंडिया में, राइट, आफ्टर पीडब्ल्यू चैनल वो सेकंड नंबर का चैनल था उस समय, राइट। अब सोच लो, आपको लगता होगा कि यूट्यूब पे ये होता है वो होता है, वो सब क्या है ना, शोशाबाजी है, ठीक है, वो सब शोशाबाजी है। इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगी वैसी ही है, बस वो दिखाते हैं, होते कुछ नहीं है। हाँ, अब हम लोग स्पॉन्सर थोड़ी बनते हैं कि हाँ ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, 1 महीने बाद वो भी खरीद लो। बेटिंग ऐप थोड़ी बोल देंगे कि हाँ जाओ बेटा जुआ खेलना है एक बार, है ना। चलो,
नेक्स्ट। हाँ हाँ चलो, जब आपको यूट्यूबर बन जाओगे ना आप लोग, उसके बाद पता लगेगा कुछ नहीं आता है। यूट्यूब अर्निंग इज जीरो, राइट। यूट्यूब से आप कुछ और बना सकते हो। यूट्यूब पे पहले फेमस हो जाओ, फिर एक एडटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देना, और फिर बस बढ़िया, फिर कमाओ मस्ती मस्ती, है ना। टाइम, एक नॉर्मल, अगर बहुत फेमस नहीं हो, अगर कोई अननोन फेस स्टार्ट कर रहा है, उसको 1 मिलियन करने में आप पे डिपेंड करता है आप कितने कैलिबर के हो, राइट। अगर आपने कुछ अतरंगी वीडियो डाल दिया, समझ गए ना, जिसको सब लोग खोलना चाहें, तो बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर। और अगर आपने कोई नॉर्मल पढ़ाई की वीडियो डाली है कि ठीक है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ता, पढ़ा लो, क्या दिक्कत आ रही है पढ़ना। देखो यूट्यूब पे बच्चे का क्या इंटेंशन होता है, सर बहुत अच्छा कर रहे हो आप, यू आर गुड, आई एम, मतलब वीटी सर इज वेरी वेरी गुड, ऐसे भगवान गॉड ये लिख के चला जाएगा, पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा जाके वो वन शॉट। और वन शॉट में स्टार्टिंग करता हूं कि बेटा इससे सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आप 2 बार रिवीजन कर चुके हैं, हाँ सर किया हुआ है, उनका भी वन शॉट देखे हैं, हो गया ना रिवीजन, तो सबका वन शॉट देख रहा है, सबका कटा कटाया नोट्स देख रहा है, तो कटेगा ही फाइनली। चलो नेक्स्ट। वही है भाई, यूट्यूब पे तो भाई अलग है, मतलब यूट्यूब गेम इज वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होता है। अगर मैं वहां पढ़ाऊं, मेरा चैनल था, मैं आपको बता देता हूं, मतलब मैंने अभी तक 4 चैनलों पे काम किया है, 4 यूट्यूब चैनल्स पे। एक सबसे पहले करियर पॉइंट, राइट, जो 2.5-3 लाख बढ़ा था वो सब्सक्राइबर, क्योंकि उस समय मैं कोई जानता नहीं था, ठीक है। तो वो 1 साल मैंने वहां, 1.5 साल के आसपास, नहीं 2.25 साल के आसपास काम किया था, तो उसमें 2.5 लाख के आसपास बढ़ा था, 2.25 लाख 2.5 लाख के बीच में कुछ बढ़ा था। फिर नीट टॉपर्स पे आया था, वो कुछ, जब मैं छोड़ा, जब मैं स्टार्ट किया था तो वो कुछ 40,000 पे था, जब मैं छोड़ा तो वो 7.5-8 लाख का हो गया था, ठीक है, इन 1 ईयर। वो सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है, और वो वन टाइम पे इन 2020 इट वाज द बिगेस्ट एडटेक चैनल, मतलब ग्रोइंग बिगेस्ट एडटेक चैनल, नीट टॉपर्स। अभी भी आप देखेंगे उस पे मिलियंस में ही व्यूज होते हैं, बहुत सारी वीडियोस मिलियंस में ही पड़ गया, ठीक है, क्योंकि सारे, मतलब उस समय बहुत लोग नहीं थे ऑनलाइन में, सब लोग अच्छा ही पढ़ा रहे थे ऑफलाइन के अंदर, तो हम लोग आए थे ऑनलाइन, ठीक है। तो उस समय कोरोना भी था, एक ये भी फैक्टर था, कोरोना फैक्टर था कि सब बच्चा कहीं कोई मिल नहीं रहा था ऑफलाइन में, सब लोग वहीं यूट्यूब पे ही पढ़ रहे थे। और उसके बाद मैंने अपना लॉन्च किया था, स्टडी भारत, जो हिस्ट्री था, राइट। उसमें एक दिन में कुछ 1.5 लाख सब्सक्राइबर आए थे फर्स्ट डे पे, दैट वेंट, 2 बना था चैनल, वो 2 बना था, एक तो पहले से जो चला वो 2 ढाई 3 महीने में 3-4 लाख हुआ था। तो मतलब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ मुझे लोग क्यों हायर करते हैं, वाई एडटेक कंपनीज हायर मी, ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे केमिस्ट्री के टीचर हैं, बट मुझे क्यों लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मुझे इसलिए लेते हैं कि मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज जो है, मेरा एक्सपर्टीज यूट्यूब है, राइट। मेरा एक्सपर्टीज है कि मैं यूट्यूब पे बहुत, मतलब अच्छे से उसका सब्सक्राइबर व्यूज, आई 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 मतलब दिमाग वैसे ही काम करता है मेरा, ठीक है, कि क्या डालें। अगर आप वीडियो के थंबनेल में डाल दो एनटीए रिप्लाई, समझ गए ना। अगर आप वीडियो के थंबनेल में डाल दो कि मॉन्क मोड, अब बच्चा को समझ में आ रहा है क्या सर ये, लेट्स 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 एक्सप्लोर, है ना। फिर होता है, फिर हाँ फिर आ जाएगा, तो लोग लोग उस लिए लेते हैं। और दूसरा, आई, मतलब ओवरऑल एक फ्रेम ऑफ अ बिजनेस होता है, ठीक है, तो बिजनेस का फ्रेम मैं ठीक ठाक बना लेता हूं, जिससे क्या सिस्टम रन कर पाता है। अदरवाइज क्या होगा, देखो मान लो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मान लो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब लोग आए खूब मस्त पढ़ा रहे हैं, खूब अच्छा चल रहा है, अगर मान लो पैसे नहीं है सिस्टम में तो कैसे चलेगा भाई। आपको डीटीपी को सैलरी तो देनी पड़ेगी, टीचर्स को सैलरी तो देनी पड़ेगी, तो वो फ्रेमवर्क बनाना, वो बिजनेस का काम करना, वो थोड़ा बहुत ठीक ठीक आ जाता है, पता नहीं कैसे आया बट आ जाता है। तो उस वजह से लोगों को लगता है कि ये ठीक बंदा है, इसको ले लेना चाहिए, ठीक है। हाँ फिर ये होता है कि अच्छा ये रहेगा तो थोड़ा सा आएगा। तो अब वो देखिए क्या होता है, इट्स ऑल वन टू गो, इट्स ऑल वन टू वन, एक हाथ से लेना है एक हाथ से देना है, राइट। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ही आप अच्छा हमसे कोर्स लोगे या कुछ करोगे,
अगर आप मेहनत नहीं कर रहे होते तो ऐसे थोड़ी ना कुछ चल जाएगा, राइट? ऐसे कोरोना में तो सारे लोग आए थे, बट आप गिन के 5 केमिस्ट्री टीचर का नाम बताओ, चौथे पे रुक जाओगे, ये भी बता रहा हूं मैं। गिन के पूरे इंडिया में 5 ले लोगे आप, 5 ले लोगे, उसके बाद रुक जाओगे। फिजिक्स के टीचर 2 में खत्म हो जाओगे, 2 या 3 फिजिक्स का टीचर आप ले पाओगे, खत्म हो जाओगे। उसके बाद बायो के भी 1 या 2 या 3, उसके बाद खत्म हो जाओगे। कुल मिला के ये है, कोरोना में सब आए थे, बट एग्जिस्ट वही किया जिसके पास रियल कंटेंट था, जिसके पास रियल आर्ट था पढ़ाने का। अदरवाइज जैसे मान लो आप डॉक्टर बनोगे, ऐसा थोड़ी है सब लोग एक दिन में 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे होंगे, सब नहीं कमा रहे होंगे, बट वो जिसके पास आर्ट होगा वो बना पा रहा होगा, राइट? तो अब जब बनोगे ना, तो आपको पता लगेगा डॉक्टर बनने के बाद यू हैव टू सेल योरसेल्फ। एक बुक है बड़ा अच्छा, हाउ टू सेल योरसेल्फ, अपने आप को कैसे बेचना है, राइट? एक और चीज आपने देखा होगा, आईआईटीएंस को पढ़े हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, जॉब नहीं लग रही है। आपने बहुत सारे डॉक्टर को भी ऐसे देखा होगा कि क्लिनिक खोल देते हैं बस, हाँ झोला छाप टाइप बने हुए हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सेल देमसेल्व्स, सिंपल। और ये बहुत, देखो एमबीए जो है, एमबीए इसीलिए कराया जाता है कि एमबीए करने में आपको जनरल नॉलेज की चीजें पता लग जाती है कि मुझे मतलब अगर मैं क्लिनिक खोल रहा हूं तो मुझे करना क्या है। ऐसे थोड़ी खोल के बैठ जाओगे तो लोग, आप भगवान थोड़ी हो, राइट? उसके लिए उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसके लिए लोगों तक पहुंचना पड़ता है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें करनी पड़ती है, तब आप पहुंच पाओगे, राइट? खैर ये सब चीजें कॉलेज में जाने के बाद सीखना। अभी आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ, हाँ मुंह बंद, इधर आ जाओ। इसीलिए मैं ऑफलाइन से भागना भी चाहता हूं कि मुझे यूट्यूब पे टाइम नहीं मिल रहा है। क्या हो जाएगा? आंख खराब हो जाएगा, क्यों? हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ आई माइनस। कह रहा है किसमें से आई माइनस पहले निकलेगा और किसमें से आई माइनस लेट निकलेगा। तो देखो एक बार एक काम करो ना, इसका आई माइनस निकाल दो। अगर आप आई माइनस निकालोगे तो माइनस निकलने के बाद प्लस बन जाएगा। इसका आई माइनस निकाल दोगे तो क्या ये प्लस बन जाएगा? क्या इसका आई माइनस निकाल दोगे, क्या यहां प्लस बन जाएगा? लेकिन प्लस बनने के बाद ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है, प्लस बनने के बाद ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, और प्लस बनने के बाद एरोमेटिक बन रहा है। तो सबसे अच्छा आई माइनस कौन निकालेगा? जो स्टेबल बन रहा होगा। तो थर्ड वाला सबसे स्टेबल बन रहा है, उसके बाद 1 बन रहा है, उसके बाद 2 बन रहा है। तो फाइंड रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ आई माइनस। आई माइनस कौन ज्यादा निकालेगा? जो निकालने के बाद स्टेबल बन रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, कंपेयर रेट ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन। कंपेयर रेट ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन, कौन जल्दी प्रेसिपिटेट बनाएगा? बेटा मुंह बंद कर लो। कंपेयर रेट ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन, ये आपके पास सीएल लगा हुआ है, इधर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर ऑक्सीजन लगा हुआ है। कौन पीपीटी बनाएगा? पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बनाएगा। AgNO3 के साथ कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा? बोर्ड पे देखो, अगर ये AgNO3 से प्रेसिपिटेट बनाएगा तो क्या AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा? व्हाइट पीपीटी पढ़े नहीं होगे। AgF एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, अनस्टेबल होता है। AgCl व्हाइट पीपीटी होता है, याद कर लीजिएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। कभी चौक देखे व्हाइट वाला, उसको ऐसे पाउडर बना दो और पानी में मिला दो, ठीक है, वो नीचे व्हाइट कलर का लेयर जम जाएगा। तो वैसा ही पीपीटी होता है AgCl का, एग्जैक्टली वैसा ही, हल्का येलो इस दिखता है, ठीक है। AgBr का क्या होता है? लाइट येलो। और इसके बाद इसको बोलते हैं क्रीम कलर का पीपीटी होता है इसका।
ठीक है। AgI जो होता है दैट इज डार्क येलो, दैट इज डार्क येलो। AgCl व्हाइट होता है, AgBr भी लाइट येलो या इसको भी ऑलमोस्ट व्हाइट ही बोल देते हैं, और AgI इज डार्क येलो। ठीक है, अब आ जाओ, तो AgNO3 क्या यहां से AgCl बनाएगा, यहां से भी AgCl बनाएगा, यहां से भी AgCl बनाएगा, तो Cl माइनस निकलेगा तो क्या प्लस बन जाएगा, Cl माइनस निकला प्लस बना, Cl माइनस निकला प्लस बना। अच्छा, कौन स्टेबल बनाएगा भाई, तीसरा वाला एरोमेटिक है, उसके बाद भाई तीसरा वाला एरोमेटिक बन रहा है ना प्लस के बाद, ये भी तो एरोमेटिक बन रहा है। अब कौन ज्यादा करेगा, दोनों एरोमेटिक है, फर्स्ट वाला ना, बिकॉज फर्स्ट वाले में ज्यादा रेजोनेंस है, थर्ड वाले में कम रेजोनेंस है, उसके बाद सेकंड वाला तो एंटी एरोमेटिक से स्टेबल हो जाएगा। पहला और तीसरा वाला एरोमेटिक है, बट पहले वाले में ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा एरोमेटिक है। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विथ AgNO3, दैट्स इट। कल अपन पढ़ेंगे इसके बाद, और वो रहेगा आपके पास मीजोमेरिक, है ना, काउंटिंग ऑफ आरएस एंड मीजोमेरिक। चलिए, थैंक यू।